भोर में ही राम रसायन से गाड़ी निकली। गैस चूल्हा, बर्तनों की पेटी, हवन और पूजा के सामान का झोला, मिठाई और मठरियों के डिब्बे, कंबल चादरों का एक बड़ा बैग और एक बोरी में सफाई के सामान, झाड़ू, पुराने सूती कपड़े, जूना आदि। एक बैग सुमित्रा जी के सामान का और एक पिट्ठू नमन के सामान का। इतना सब लेकर नमन ड्राइव कर रहा था। निकलते ही सुमित्रा जी ने आरती को फोन किया। हम निकल रहे हैं बेटा, तुम भी स्नान कर लो। हॉस्टल के फाटक पर गाड़ी पहुंची। तब तक आरती अपने दोनों बैग बाहर निकालकर कमरे का ताला बंद कर रही थी। सुमित्रा जी आईं और एक बैग उठाकर गाड़ी की ओर चली। आरती दूसरा बैग लेकर पीछे दौड़ी। अरे माँ, दो ना बैग, तुमने क्यों उठा लिया? उनकी नोक-झोंक चल ही रही थी और नमन आकर दोनों के बैग झपटकर दौड़ लिया। थोड़ी देर में वे नए घर में पहुंच गए। वहां सन्नाटा था। आरती वहां कल ही बता चुकी थी कि भोर में आ जाएंगे। सफाई धुलाई करवा कर गई थी ताकि आते ही हवन पूजन कर सकें। घंटी बजाई तो घर के बुजुर्ग मुखिया ने ताला खोलकर कहा, स्वागतम। सबको अच्छा लगा। वे बिना देर किए हवन की तैयारी में लग गए। सुमित्रा जी ने आटा गूंथकर पूड़ियां बनाई। नमन और आरती ने हवन की सारी व्यवस्था कर ली। संक्षिप्त हवन हुआ। राम रसायन से लाई हुई सब्जियों के साथ ताजी पूड़ियां खाई गईं और फिर तीनों लोग फर्श पर लेटकर ही आराम करने लगे। नमन ने कहा, 2 फोल्डिंग बेड खरीद लाता हूँ, काम चलाओ व्यवस्था हो जाएगी। आरती बोली, मुझे सोफा कम बेड तो लेना ही है इस कमरे के लिए। दूसरे कमरे का काम फोल्डिंग बेड से चल ही जाएगा ना माँ। सुमित्रा जी ने कहा, किराए का घर है, पता नहीं कब बदलना पड़ जाए, इसलिए जो भी लेना है हल्का ही लेना। सब साथ चल के लें तो कल जा सकते हैं। वैसे फोल्डिंग बेड आज नमन ला सकता है। प्लाई वाला बेड लेना, बुनाई का झंझट नहीं रहेगा, बहुत भारी ना हो, खिसका कर इधर उधर आराम से हो जाए और उठाकर एक कमरे से दूसरे में भी ले जा सको ताकि व्यवस्था बदलने में किसी की सहायता न लेनी पड़े। आरती बोली, ठीक है फिर नमन, आज तुम बेड ले आना, कल जाते हैं बाकी सामान के लिए। आरती ने कल की अंत्याक्षरी और हॉस्टल वाली लड़कियों की भावनाएं माँ और नमन को सुनाई। दिव्या अलका के सुरीले कंठ की बात की और पूछा, माँ, राम रसायन में कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो दोनों को बुला सकते हैं ना? मैंने उनसे कह दिया ऐसा। सुमित्रा जी ने कहा, ठीक तो कहा, कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो सुकंठियों की उपयोगिता वहां होगी ही, इसी बहाने उनके संस्कारों का भी विकास होगा। नमन बोला, लेकिन मम्मी, यह भी तो सोचो, 2 को बुलाया और बाकी लड़कियों को नहीं, यह तो पक्षपात है ना, बुरा लगेगा बाकी सबको। सुमित्रा जी बोली, इतनी बुद्धि उन सबके पास भी होगी कि सबको नहीं बुला सकते। किसी गुण के कारण किन्हीं 2 को बुलाया जा रहा है, यह भी वे समझ लेंगी। फिर उनके हाथों दूसरी लड़कियों के लिए प्रसाद, फल, मिठाई जो भी संभव होगा भेज सकते हैं। किसी के मन में कोई बाधा होगी भी तो वो इस तरह दूर हो जाएगी। यूं भी बार बार तो बुलाएंगे नहीं, और यह भी आवश्यक नहीं कि उन लड़कियों के यहाँ हॉस्टल में रहते ही हम कोई कार्यक्रम करवा भी पाएं। नमन हंसा और बोला, और कोई कार्यक्रम तो जब होगा तब होगा, लेकिन आरती दी की शादी तो जल्दी ही होगी ना। आरती ने चट से कहा, नहीं माँ, साल भर तो रुको, जमने तो मुझे नौकरी में। सुमित्रा जी ने भी वैसे ही झट से कहा, तेरी अनोखी नौकरी है जो साल भर चाहिए जमने को, 6 महीने बहुत हैं। बात चल रही है, खोज हो रही है, लड़के वाले जल्दी करने को कहेंगे तो मैं 6 महीने तक ही रुकने को कह सकूंगी बस। वैसे हो सकता है साल भर तक हम खोजते ही रह जाएं। इन बातों का तनाव तुम न लो, तुम नौकरी देखो, हम लड़का देखते हैं, हमें ठीक लगेगा तो तुम्हें भी बता देंगे। आरती थोड़ा चिंतित हुई और फिर बोली, माँ, ध्यान रखना कि मेरी प्राथमिकता में जॉब है। सुमित्रा जी बोली, ठीक है, हमें मालूम है और हम लड़के वालों को भी समझा देंगे। नमन किसी फिल्मी गीत की पंक्तियां गुनगुनाने लगा था। सुमित्रा जी बोली, इससे अच्छा है हम कोई स्तुति गाएं। आरती बोली, माँ, वह गाते हैं ना जो शिव जी ने राम जी के अयोध्या लौटने पर गाई थी। और थोड़ी ही देर में वे तीनों भाव भरे स्वर में गाने लगे थे। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत
मागत पाहि प्रभो। स्तुति का स्वर नीचे की मंजिल में मकान मालिक के कानों तक भी पहुंचा और सद्भावना से भरकर थोड़ी ही देर बाद वृद्ध ऊपर आए। द्वार खटखटाया। नमन बाहर निकला तो बोले, कोई आवश्यकता हो तो बताना बेटा। नमन ने कहा, जी अंकल, मैं प्रसाद लाता हूँ आपके लिए। और झटपट अंदर जाकर एक कटोरी में प्रसाद ले जाकर उन्हें दिया। वे जाते जाते बोले, कोई कठिनाई हो तो बताना। तुम लोग नए हो पर हम तो यहाँ 28 साल से रह रहे हैं, संकोच न करना। नमन ने आरती को उनसे हुआ संवाद बताया तो वह खुश हुई। चलो यह अच्छा है कि मकान मालिक संवेदनशील हैं, ध्यान रखने वाले हैं। कोई काम हो, कोई खास बात हो तो उनसे कह सकते हैं। केवल किराए के पैसे से मतलब रखते तो ठीक नहीं लगता। सुमित्रा जी बोली, ठीक है, पहले पहले इतना संपर्क ही ठीक है। मनुष्य को पहचानने में समय लगता है। वे भी तुम्हें समझ लें, तुम भी उन्हें समझ लो धीरे धीरे। उतना ही अपना तो बढ़ाना है जितना अपनी आत्मा को रुचता हो। यह भी कोई भूलने की बात नहीं कि कलयुग है, 3/4 बुराई और 1/4 अच्छाई वाला युग। एकदम से किसी पर 100% विश्वास करने वाले इसीलिए तो मुंह की खाते हैं और फिर पछताते हैं। सहजता से धीरे धीरे समझो दूसरों को और उसी अनुपात में विश्वास के पौधे को बढ़ने दो। आरती बोली, हाँ माँ, भावुक लोग बेचारे इमोशनल फूल ही तो कहे जाते हैं, चाहे वे जितने भी भले हों, परोपकारी हों, परिश्रमी हों, बुद्धिमान हों। नमन ने कहा, मम्मी, पिछले युगों में क्या रेशो था अच्छाई बुराई का? वह फिर से माँ के बगल में आ लेटा था। सुमित्रा जी पीठ के बल लेटी, एक हाथ से नमन का और दूसरे हाथ से आरती का सिर सहलाते हुए बोली, एक सतयुग ही ऐसा युग होता है जहाँ पूरी तरह अच्छाई फैलती है। जो सत पर थे उस युग में वे पूरी तरह सत पर ही थे। राहुल ने कहा, मतलब यह न कि कैरेक्टर में खिचड़ी नहीं पकी है, फुल ट्रांसपेरेंसी विदाउट एनी मैल कुचैल। सुमित्रा जी और आरती खूब देर तक हंसती रहीं। सुमित्रा जी ने फिर से कहना शुरू किया, मैल कुचैल एक तरफ था, मतलब असुरों की तरफ स्पष्ट विभाजन था सुर असुर का, दिवसचर और निशाचर का। भले आदमी का मुखौटा लगाकर कोई बुरे कर्म नहीं करता था। त्रेता तक आते आते राक्षसों के थोड़े गुण मनुष्यों में आ गए, थोड़े ही आए। युग समाप्त होते होते बस 1/4 दुर्गुण और 3/4 सद्गुण का ही अनुपात था। आरती बोली, नमन, रावण के उदाहरण से ही समझ लो। असुर था लेकिन 10 विद्याओं का ज्ञाता, अनेक ग्रंथों का लेखक, शिव का परम भक्त, साधक, उपासक। नमन बोला, ठीक है, रावण को भी समझ लूंगा। तुम आगे बताओ मम्मी। मम्मी बोली, आगे क्या बताना, वैसे ही समझो। सतयुग में शून्य बुराई, त्रेता में 1/4 और द्वापर आते आते जितनी अच्छाई थी उतनी ही बुराई फैल गई, बराबर की टक्कर हो गई। तभी न कृष्ण भागते ही रहे, अनेक अनेक लीलाएं करके लोगों को समझाते ही रहे। सीधा सरल समय पीछे छूटा और जब पधार गया कलयुग तो हो गई बुराई अच्छाई पर भारी। 3/4 बुराई हो गई और 1/4 अच्छाई रह गई। आरती ने टोका, पर माँ, कलयुग शुरू से आखिर तक एक सा थोड़े ना होगा। पुराने लोग कहते रहते हैं ना कि पहले ऐसा था वैसा था, लोग इतने अच्छे थे, तो अंतर इतनी जल्दी हो जाते हैं। अच्छाई बुराई का हिसाब किस समय से लगेगा? नमन बोला, हाँ कहते हैं, जिन्हें एक ही फॉर्मूला पता है कि ओल्ड इज गोल्ड। चाहे सामने पीतल हो या एल्युमिनियम, पर ओल्ड है तो उन्हें गोल्ड ही दिखेगा। सुमित्रा जी बोली, साधन कम थे तो अवसर भी कम थे। अच्छाई हो या बुराई, उसे जड़ें फैलाने के लिए अवसरों की धरती चाहिए। संसार में भीड़ बढ़ी तो बुराई को छुपने के अवसर बढ़े। परिवहन ने भी अवसर दिए, एकल परिवार व्यवस्था ने भी अवसर दिए। नमन बोला, मतलब विकास ही बुराई की जड़ फैलाता है। सुमित्रा जी ने उसे जड़ी चपत, धत, उल्टा पुल्टा बोल रहा है। मतलब केवल इतना है कि अपने अपने कर्म का उत्तरदायित्व तो अपने ही कंधों पर है। बस पग पग पर अच्छा बुरा देख कर समझ कर ही चलते रहना है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।